एक मरीज आया था हमारी इमरजेंसी में जिसका ट्रेन से पैर कट गया था। ट्रेन से पूरा करीब पूरा कट गया था, सिर्फ एक नस से ही बचा हुआ था। अच्छा। तो उस पेशेंट को हमने पहले कहा कि भैया ये तो कट चुका है, इसमें उपाय क्या है? इसमें कोई उपाय नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। ये एक कुदरत का करिश्मा भी समझ सकते हैं। 8 साल पहले की बात है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी रहा, उस समय का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए। हाँ हाँ। क्योंकि पेट साइड में इतना स्पेस होता है कि अगर 2 लीटर भी ब्लड चला गया तो पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ गया, और 2 लीटर जानलेवा हो सकता है। ये सबसे जटिल हड्डियों में से एक है किसी भी हड्डी के डॉक्टर के लिए, और इसका इलाज हार्डली 2 से 5% ही हड्डी के डॉक्टर कर पाते हैं पूरे देश में। गंभीर चोट कहीं का भी हो, हाथ का हो, पैर का हो, वो भी कुछ ना कुछ कमियां छोड़ जाता है। लेकिन गंभीर चोट अगर एक पेल्विस की हड्डी का हो तो वो बहुत सारी कमियां छोड़ के जाता है। कि आजकल 20 से 30 साल के युवाओं में स्लिप डिस्क और साइटिका के केस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोई एक जिम जाने वाला जो युवक है, उसने उसको भारी वो वज़न जो है उसने उठाया और किसी वजह से वो उसके हाथ से छूट गया और उसको गहरी चोट लगी और वहीं वो अचेत हो गया। तो स्टेरॉयड का नो डाउट इफेक्ट बहुत तेज़ी से आता है, लेकिन वो उतनी तेज़ी से ले भी जाता है। मेरे लिए सबसे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है हड्डी। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हड्डी के अगल बगल का मांस, उसके अगल बगल सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल्स, उस मांस को चलाने वाला नर्वस टिश्यू, और उन सभी को कवर करने वाला स्किन। जिसकी ज़्यादा हड्डियाँ टूटी हैं तो उसको डेफिनेटली कई तरह के प्रॉब्लम होंगे। सांस लेने में दिक्कत होगी, अच्छा, उसका किडनी बैठ जाएगा, उसका लीवर फंक्शन, उसका हार्ट का फंक्शन, उसका ब्रेन का फंक्शन सब बैठने लगता है, सब प्रभावित बैठने लगता है। अच्छा। हड्डियों को 80 साल की उम्र तक लोहे जैसा मजबूत रखने का वो कौन सा सीक्रेट है जो कोई डॉक्टर आसानी से नहीं बताता? तो क्या डॉक्टर आनंद शंकर ये बताएंगे आज हमारे इस पॉडकास्ट में? नमस्कार, पॉडकास्ट विद दिनेश आनंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान मौजूद हैं जो बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और इस वक्त पटना के IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इन्हें अभी हाल ही में भारत की प्रतिष्ठित पत्रिका CEO इंडिया ने इनकी तस्वीर को कवर पेज पर स्थान भी दिया है। डॉक्टर आनंद शंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनका एक सवाल था, चूँकि इसमें से हमारे दर्शकों में काफ़ी ऐसे दर्शक हैं जो आपको व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं, आपसे उन्होंने इलाज भी करवाया है। तो हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो इंसान का जो हाथ और पैर है ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। कोई ऐसा रोचक किस्सा बताइए अगर आपके जहन में हो कि अगर किसी मरीज का हाथ या पैर पूरी तरह कट के अलग हो गया हो और आपने उसको सफलतापूर्वक जोड़ दिया हो और आज वो मरीज बिल्कुल ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आनंद जी। इस आनंद शंकर की तरफ से आपको नमस्कार। और आपने जो अभी सवाल किया है बहुत ही रोचक सवाल है। अक्सर किसी भी पेशेंट या लोगों को लगता है कि एक बार जो हाथ कटा, एक बार जो पैर कटा, या अंग एक बार जो कट गया जो गया ख़त्म जी। बट अब वो ज़माना नहीं रह गया। मैं जिस पेशेंट का आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ या जिस व्यक्ति का उदाहरण देने जा रहा हूँ वो आज की बात नहीं है। आज से करीब 8 साल या 9 साल पहले की बात है। एक मरीज आया था हमारी इमरजेंसी में जिसका ट्रेन से पैर कट गया था। ट्रेन से पूरा करीब पूरा कट गया था, सिर्फ एक नस से ही बचा हुआ था। अच्छा। तो उस पेशेंट को हमने पहले कहा कि भैया ये तो कट चुका है, इसमें उपाय क्या है? इसमें कोई उपाय नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। पेशेंट तैयार नहीं हुआ। तो फिर भी पेशेंट बोला कि अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक चांस लीजिए, जो होगा हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है, आप रिस्क लेते हैं तो मैं भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, और चलिए आपका काम शुरू करते हैं। तो विदिन 24 घंटे के अंदर उसका हम लोगों ने काम शुरू किया, और करीब 5-6 घंटे लंबी सर्जरी चली, जिसमें कि सबसे पहले हड्डी को जोड़ा गया, फिर धीरे धीरे सारे नसों को जोड़ा गया, और अंततः जो स्किन है उसको सिलाई करके रखा गया। ऊपर वाले का करिश्मा देखिए और हमारा मेहनत की देखिए, दोनों का मिला जुला रंग सामने आया। वो पैर लगातार 3 दिन तक बचा रहा। अच्छा। हमारी आशा जग गई कि वाह बड़ा अच्छा हुआ। फिर उसके बाद 7 दिन 8वें दिन भी पैर काला नहीं पड़ा। अच्छा। और पैर बचा रह गया।
खुदा न खास्ते उस पैर में 1 महीने 1.5 महीने के बाद हाँ हाँ। कुछ कुछ उंगलियां चलनी शुरू हुई। अच्छा, 1-1.5 महीने के 1-1.5 बाद। महीने के बाद कुछ कुछ अच्छा। उंगलियां चलनी शुरू हुई। पूरा मेमोरी नहीं आया उस समय तक, लेकिन हाँ, चलनी शुरू हुई। बिल्कुल। और 3 महीने से 6 महीने होते होते हड्डी अच्छी खासी जुट चुकी थी, जुट चुकी थी। अच्छा। पेशेंट उस पर चलता हुआ आया था 6 महीने के बाद। हाँ हाँ। और काफ़ी दिनों से उस पेशेंट को अभी नहीं देखा, लेकिन टिल ऑपरेशन के 2 साल तक हाँ। वो चलता फिरता आया था। वो काम करता था, खेतों में काम करता था, हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना, सब कुछ करता था। अच्छा, ये एक कुदरत का करिश्मा भी समझ सकते हैं। 8 साल पहले की बात है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी रहा और उस आपका। समय का बहुत हाँ। बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए। हाँ हाँ। और उस पेशेंट के लिए तो खैर उसकी ज़िंदगी संवर गई, क्योंकि अगर एक बार नकली पैर लगता हाँ हाँ। तो हर 2 साल 3 साल पर कुछ न कुछ समस्या आते रहती है। हाँ हाँ। तो इन सभी समस्याओं से वो फ्री हो गया। हम्म। भले ही वो पूरी तरह से जंप नहीं कर पाता था, पता नहीं आज क्या करता है, लेकिन हाँ हाँ। वो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कर ही रहा होगा और जल्दी ही मुझसे मिलने आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ हाँ। इट पॉडकास्ट को सुनने के बाद वो बिल्कुल। शायद जल्द मेरे पास आए और मैं उसे फिर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं कि 8 साल पहले ऐसा किया गया था और आज ये इस तरह से चल रहा है, काम कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। मेडिकल साइंस एक ऐसी जगह है जहाँ पर गारंटी नाम की चीज़ नहीं है जी लेकिन उम्मीद ऐसी बड़ी चीज़ है, उम्मीद इतनी बड़ी चीज़ है जी जी। कि वो अगर पेशेंट डॉक्टर को उम्मीद देता है कि मैं रिस्क लूँगा, आप करो, तो डॉक्टर भी उसमें जी जान लगा देता है जी। और जब रिजल्ट आता है इसमें ऊपर वाले का थोड़ा सा हाथ मिल जाता है, तो ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है कि मेडिकल साइंस भी अचंभित रह जाता हुआ कैसे। सो इसीलिए मेडिकल साइंस में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हो सकता है। वो कहते हैं डॉक्टर आनंद कि उम्मीद पे ये पूरी दुनिया कायम है जी, और पेशेंट को जो है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनको उम्मीद रहनी चाहिए और बाकी काम पेशेंट तो को आप लोग नहीं, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ डॉक्टर आनंद, आजकल युवाओं और महिलाओं में एड़ी का दर्द, जिसको आप कहते हैं प्लांटर फैसिसिटिस, और पैर के अंगूठे का बाहर निकलना यानी बी यूनियन बहुत ही आम हो गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके हॉस्पिटल में भी आते होंगे, IGIMS में, बहुत सारे निजी अस्पतालों में भी मैंने देखा इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तेज़ी से। तो फैशन के चक्कर में लोग अपने पैरों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका सही इलाज क्या है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी। फैशन एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें कि सबसे कॉमन है हाई हील। जिन लड़कियों की हाइट कम है वो इमीडिएट हाइट बढ़ाने के लिए, अपना अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच का हाइट पहन लेती है, जिस चक्कर में ये होता है कि जो वजन पूरे तलवे पे पड़ना चाहिए वो वजन चला जाता है आगे के पैरों पे, और एड़ी पर जो वजन डायरेक्ट पड़ना चाहिए वहाँ पर वजन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिस वजह से शरीर का तंत्र गड़बड़ाता है और शरीर बोलता है भाई तुमने इनबैलेंस कर दिया तो मैं हल्ला करूंगा, तो दर्द चालू हो जाता है। सही। और वो दर्द ऐसा स्टार्ट होता है कि जिसका कोई 100% परमानेंट इलाज नहीं है। वो दोबारा आता है, बार बार आता है, ठीक होने के बाद बार बार आता है। तो इस चीज़ से हम लोग बचें, ताकि ये जो प्लांटर फैसाइटिस जो एड़ी में या अंगूठे के पैर के अंगूठे के नीचे जो होता है उस सब से हम बचे रहेंगे। इसका आगे और भी कई इलाज है, जैसे गर्म पानी से सुबह सुबह सेक सकते हैं। अच्छा। सुबह सुबह सेकने के बाद उसमें एक मलहम लगाएं, सॉफ्ट चप्पल पहने। हम लोग हील का इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें, जितनी ज़रूरत है, आधे घंटे ज़रूरत है, ठीक, फिर वापस हम लोग अपने पास चलाएं। कुछ साधारण एक्सरसाइज से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। हम जब बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना ठीक हो रहा होता है तो हमारे पास कुछ खास इंजेक्शन है जिसको कि एड़ी में देते हैं और वो ठीक हो जाता है। जो दूसरा बात आपने बोला बुनियन, वो एक खास तरह के जूते या सैंडल पहनने पर देखा गया है जिसमें कि आगे का जूता काफ़ी पतला होता है या आगे का सैंडल काफ़ी टाइट होता है। अच्छा। जिस वजह से पैरों की उंगलियां आपस में सट जाती हैं। इसका असर 5 उंगलियों में से सबसे मोटी उंगली अंगूठे पे पड़ता है। अंगूठा बाहर की तरफ भाग जाता है और अंदर जो बुनियन जो है वो खड़ा हो जाता है। वो बुनियन ऐसा होता है कि उसके बाद अब दूसरा तीसरा कोई जूता पहनिए वो हमेशा दर्द करता है। वो अगर इनिशियल स्टेज में है तो हम लोग बीच में अंगूठे में स्पेसर देते हैं, अंगूठे को सीधा करने का बेल्ट देते हैं
जिस वजह से वो धीरे धीरे ठीक होता है। बुनियन में जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पर भी हम इंजेक्शन दे सकते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं जिससे कि दर्द सबसाइड कर जाता है, लेकिन टेढ़ापन उससे ठीक नहीं होता है। अच्छा, अगर टेढ़ापन ज़्यादा हो गया, अगर अंगूठा किसी उंगली पर चढ़ गई या कोई उंगली अंगूठा पे चढ़ गया, अंगूठा बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है, तो फिर उसका एकमात्र उपाय है कि उसको सर्जरी करके हड्डी को सीधा करके फिर उसको किया जाता है। लेकिन वो काफ़ी दर्द वाला प्रोसीजर है। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और अगर हड्डी काटने, अगर सीधा करने के बाद कटी हुई हड्डी अगर नहीं जुटी तो पेशेंट के लिए ये डबल प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वक्त जो महिलाएं अभी हमारा ये पॉडकास्ट देख रही हैं, और जो लड़कियां जो हमारी दर्शक हैं जो पॉडकास्ट देख रही हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे अच्छा यही है कि भगवान ने जो शरीर दिया है उसको बदलने का कोशिश ना करें। हाँ, जो शरीर जिस तरह से रहना चाहता है या जिस हिसाब से भगवान ने दिया है उसको किसी बक्से में बंद ना करें, नहीं तो वो बंद बक्सा आपको ऐसा प्रॉब्लम देगा जिसका कोई इलाज या दर्दनाक इलाज हो पाता है अक्सर। तो आप साधारण जूते पहने, साधारण जूतों में भी कई स्टाइलिश जूते आते हैं, स्टाइलिश सैंडल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। हील का इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर जहाँ पर आपको प्रोफेशनली ज़रूरत है बस उतना ही इस्तेमाल करें। बाकी टाइम में आप साधारण पहुँचे। अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़िंदगी भर का कोई प्रॉब्लम ले लें। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, हमारा जो आज का ये पॉडकास्ट है, हम दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा आज ये पॉडकास्ट है और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आनंद शंकर मौजूद हैं। तो इस पॉडकास्ट का जो मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना है, इसलिए जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं वो कृपया बने रहें और डॉक्टर आनंद शंकर की बातों को ध्यान से सुनें। डॉक्टर आनंद, मेडिकल की दुनिया में ये कहा जाता है कि पेल्विक यानी जो कमर की कूल्हे की जो हड्डी है उसका टूटना जो है वो बड़ा ख़तरनाक माना जाता है, और इसमें अंदरूनी जो ब्लीडिंग्स होती है इसकी वजह से कई बार ऐसा पता चला है कि वो जाने भी चली जाती हैं। कई बार ऐसा बहुत सारे पेशेंट इस तरह के हैं। एक सर्जन के तौर पर जब आपके पास इस तरह के कोई इमरजेंसी केस आता है तो गोल्डन आवर यानी शुरुआती 1 घंटे में जान बचाने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने जी। पेल्विस एक ऐसी हड्डी है जो पूरे शरीर का सबसे टेढ़ा मेढ़ा हड्डी है। अच्छा। मस्तिष्क भी गोल है, मस्तिष्क के निचले हिस्से में भी कई सारी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हैं, लेकिन उस तक पहुंचना नामुमकिन जैसा अभी फिलहाल। लेकिन पेल्विस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन बाकी हड्डियों जैसा, जैसे पैर की सीधी हड्डी है, हाथ की सीधी हड्डी है, उंगलियां भी सीधी हैं, लेकिन पेल्विस सीधा नहीं है। अच्छा। हर एंगल पर उसका एक अलग तरीके से बनावट बनाई गई है। उस खास बनावट का सबसे फायदा ये है कि वो शरीर के ऊपर के हिस्से के वजन को नीचे पैर में ट्रांसमिट करता है। और ये हड्डी पैर की हड्डियों की जैसी मजबूत नहीं होती है, चौड़ी होती है, इसलिए इसका वजन जो है पर स्क्वायर इंच बांटा हुआ रहता है। तो हड्डी ये मिला जुला कर कमजोर हड्डी होती है। अच्छा। तो इस कमजोर हड्डी के टूटने पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और अक्सर इसका ब्लीडिंग पेट में होता है। अच्छा, क्योंकि पेट साइड में इतना स्पेस होता है कि अगर 2 लीटर भी ब्लड चला गया तो पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ गया, और 2 लीटर जानलेवा हो सकता है। ऐसे केस में क्या करते हैं आप? ऐसे केस में सबसे पहला काम किसी को ये भी करना चाहिए कि जो भी एक कूल्हे की हड्डी जो कुल्हा रहता है वहाँ पर लेकर के गमछा टाइटली बांध देना चाहिए। लाइफ सेविंग हो सकता है ये। गमछा टाइटली बांध देने से जो भी फ्रैक्चर हुआ होगा वो नज़दीक आ जाएगा, ब्लीडिंग जो भी है वो रुक जाएगा। अच्छा। ये 99% केस में ऐसा देखा गया है। नहीं बांधने पर वो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता रहेगा और वो जान ले लेगा। तो आप गमछे से बांध दीजिए, तौलिया से बांध दीजिए, जो भी आपको कपड़ा मिले जिससे कि आप टाइटली उसको बांध सकते हैं बांध दीजिए। बिल्कुल। और अगर आपको अगल बगल कहीं पेल्विक बाइंडर मिल गया, पेल्विक बाइंडर खास नाम है, तो उसको बांध देने पर उस पेशेंट का जान बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है, और उसमें मजे से उसको किसी टर्सरी केयर सेंटर में या जहाँ पर इसका इलाज होता है वहाँ पर रेफर किया जाए। पेल्विक बाइंडर क्या होता है? पेल्विक बाइंडर एक खास तरह का बेल्ट है जो बनाया गया है, जो पेल्विस को चारों तरफ से सपोर्ट करता है, और उसको बांध देने के बाद वो हड्डी को करीब करीब जगह पर ला करके रख देता है, जिससे कि जो भी फ्रैक्चर है उसका गैप कम हो गया, गैप बंद हो गया तो ब्लीडिंग वहाँ से कम। अच्छा। और वो पेशेंट की जान बचाता है।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि जहाँ भी उसको भेज रहे हैं, अगर वहाँ का नंबर आपके पास अवेलेबल है, चाहे आईजीएमएस हो, पीएमसीएच हो, एम्स हो, तो वहाँ पर इमरजेंसी में आप कॉल कर दे सकते हैं, भाई ऐसा ऐसा पेशेंट भेजा, उसको इमीडिएट रिससिटेशन की ज़रूरत है, उसको बीपी कम, डेफिनेटली उसका बीपी कम होगा, अच्छा, पानी चढ़ाना होगा, इमीडिएट ब्लड चढ़ाना होगा, या जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के सब्स्टिट्यूट में, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो इमीडिएटली उसको जान बचा सकते हैं, उसकी तैयारी हम लोग वहाँ पर पहले से कर लेते हैं। कर ले। और पेशेंट जैसे ही आता है हमारा काम तुरंत शुरू हो जाता है, और सबसे पहले उसको ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से उसको पूरी तरह से दे करके उसको स्टेबल कर लेते हैं। हाँ। एक बार वो स्टेबल हो जाता है, सीटी स्कैन हो जाता है, फिर उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। रेयरली बहुत ऐसा कोई पेशेंट होता है जिसको इमीडिएटली कोई मेजर ब्लड वेसल का अगर लॉस हुआ है, तो उसको इमीडिएटली एम्बोलाइज करना पड़ता है। उस कंडीशन में पेशेंट को एम्बोलाइजेशन का खतरा, एम्बोलाइजेशन से भी जान का खतरा रहता है, लेकिन जब उसकी जान बचानी है तो रिस्क लेना ही पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है, तो वो रिस्क लेकर के भी हम लोग उसको वहाँ पर उस पार्टिकुलर ब्लड वेसल जिससे कि लॉस कंटिन्यूस हो रहा है उसको बंद करते हैं। एक जटिल प्रोसीजर है जो बहुत देश में बहुत कम ही जगह अवेलेबल है, जो हम लोग कर पाते हैं वहाँ पे। ये डॉक्टर आनंद, पेल्विक इंजरी के बाद क्या मरीज़ जो है वो सामान्य ज़िंदगी जी पाता है, पहला, और दूसरा इससे जुड़ा एक और सवाल है कि क्या इस गंभीर चोट के बाद इंसान दोबारा चल फिर सकता है? साथ ही हमारे कुछ दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसके बाद वैवाहिक या सेक्सुअल लाइफ पर कोई असर पड़ता है या नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे जटिल हड्डियों में से एक है किसी भी हड्डी के डॉक्टर के लिए, और इसका इलाज हार्डली 2 से 5% ही हड्डी के डॉक्टर कर पाते हैं पूरे देश में जी। तो अगर इस हड्डी का इलाज समय रहते और बिल्कुल परफेक्शन के साथ अगर नहीं किया गया, तो इससे जुड़ी समस्याएं करीब 40 से 60% कॉम्प्लिकेशन रेट है। अच्छा। सही ढंग से करने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन रेट 10 to 20% है। अच्छा। बाकी हड्डियों में कॉम्प्लिकेशन रेट 1 से 2%, लेकिन इसमें 10 से 20%। तो समझिए कि कितना ज़्यादा रिस्क है इन हड्डियों के टूटने पर, और टूटने के बाद सही ढंग से चलने पर, सही ढंग से रास्ते में आने पर। अच्छा। सिर्फ हड्डी का टूटना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हड्डी के अगल बगल इस तरह की कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, जो आपके पेशाब के रास्ते को अफेक्ट कर सकते हैं, जो आपके मल मूत्र के रास्ते को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी रास्ते इसी हड्डी के अगल बगल से ही रहते हैं। अच्छा। और इसी हड्डी ने इन सभी को सपोर्ट कर रखा होता है। अच्छा। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर है ये हड्डी। तो इस हड्डी के टूट जाने पर या छिन्न भिन्न हो जाने पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये सब समस्याओं का जो कॉम्प्लिकेशन रेट है हार्डली 2 से 5% है। 2 से 5%। और ये प्रॉब्लम तभी आता है जब इस हड्डी के साथ साथ पेट में भी चोट लगा हो। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और उस समय फिर ये समस्या दिक्कत हुई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हड्डी के इलाज के साथ साथ हम एक पेट के सर्जन या जनरल सर्जन, मूत्र रोग विशेषज्ञ, सभी की मदद लेते हैं। अच्छा, मतलब उस टीम में सब लोग शामिल? सब लोग शामिल होते हैं, और सबकी सलाह से हम लोग सारा स्ट्रक्चर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब हम हड्डी का काम करते हैं तो ये देखते हैं कि किसी भी हड्डी के बीच में कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं आ गया। अगर आ गया है तो उसको सही सलामत बाहर कर देते हैं, ताकि उसका इलाज फर्दर किया जा सके और सब कुछ हो सके। साधारण चोट आने पर जिसमें कि सिर्फ हड्डी का इलाज होता है, तो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम या यूरिनरी प्रॉब्लम नहीं आता है, फुल्ली रिकवर करता है, बहुत अच्छे से पेशेंट चलता है, कभी दिक्कत नहीं होता है। और शादी में किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। गंभीर चोट कहीं का भी हो, हाथ का हो, पैर का हो, वो भी कुछ ना कुछ कमियां छोड़ जाता है, लेकिन गंभीर चोट अगर एक पेल्विस की हड्डी का हो तो वो बहुत सारी कमियां छोड़ के जाता है। डॉक्टर आनंद शंकर, जैसे अभी हमने आपसे जब से हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, हमने कई तरह के प्रश्न आपसे किए हैं, और बिहार में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें IGIMS, जहां आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सर्जन भी हैं आप वहां, और IGIMS का एक अपना अलग ही स्थान है इलाज के मामले में। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिन विषयों पर अभी हमने आपसे बात की है, IGIMS में इलाज की क्या व्यवस्था है
और मरीजों को कैसे समझ में आया कि हाँ IGIMS में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ हमारा बेहतर से बेहतर इलाज संभव है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, स्पेशली मरीजों के लिए। हाँ, सर्वप्रथम मरीजों को ये समझना होगा कि आखिर उन्हें कौन से डॉक्टर से दिखलाना है। सही। किसी को पेट दर्द है तो आजकल के कोई भी मरीज सबसे पहले चाहता है कि वो गैस्ट्रो सर्जन या गैस्ट्रो फिजिशियन के ही पास जाए। हाँ। ये गलत है, या मैं कहूँगा कि ये 100% सही नहीं है। पेट दर्द है, सर में दर्द है तो न्यूरो फिजिशियन खोजेंगे। पेशाब का कोई भी समस्या छोटा मोटा भी हुआ तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट खोजेंगे। तो ये सुपर स्पेशलिटी के जो भी ब्रांचेज हैं इनको तभी दिखाना चाहिए जब आपके नीचे के ब्रांच मेडिसिन, सर्जरी, ये लोग जब बोल दें कि नहीं बाबा तुम वहीं जाओ वहीं दिखाओ, तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। सुपर स्पेशलिटी के पास ज़्यादा जाने से या सीधा पहुंच जाने से ये दिक्कत होता है कि जिन मरीजों को सही में उनकी ज़रूरत है वो मरीज वहाँ पहुंच नहीं पाते हैं। अच्छा। तो जो साधारण मरीज पैरवी लगा करके या जैसे भी पहुंच जाते हैं तो जो मेन मरीज वो पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ उन्हें सबसे पहले समझना है। IGMS में इलाज के मामले में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ। सारी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ एक ही दिक्कत है बेड की। तो वो हर जगह समस्या होगी। आप अगर किसी एक हॉस्पिटल जो कि बहुत नामी है 1 लाख बेड भी कर देंगे तो वहाँ मरीज पहुँचेंगे 10 लाख। सही बात। तो ये समस्या हमेशा रहेगी। तो इस समस्या को जूझने के लिए सरकार ने बहुत सारा प्लान किया, बहुत सारा चीज़ किया हुआ है। लेकिन अगर मरीज उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। बाहर से बहुत सारे रेफरल आते हैं तो वो जो रेफर करते हैं वो भी बोलते हैं सीधा IGMS चले जाओ। क्यों? क्योंकि IGMS इतना फेमस हो चुका है कि पेशेंट सुनते के साथ भाग जाता है। सब जगह सरकार नई नई व्यवस्थाएं ला रही हैं और अच्छी व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टरों की वहाँ पर उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। दिन प्रतिदिन सरकार का ये कोशिश रह रहा है कि भाई पेशेंट को इलाज मिले। ये कभी नहीं सोच रही है सरकार कि भैया कि हम इसको कितना पैसा दे दें तो इलाज हो जाए, ऐसा नहीं है। उसका फोकस ये है कि पहले मरीज का इलाज हो, उसके बाद फिर उसमें जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी मशीनें रह गई, हम उसको लिख के देते हैं कि सर ये मशीन रहती तो और अच्छा रहता, या ये छोटे छोटे सामान रहते जिसमें हमको इलाज करने में सुविधा होती तो अच्छा रहता। तो वो चीज़ मुहैया होती है वहाँ। और IGMS की प्रक्रिया इतनी सरल है, टेंडर बहुत आसानी से हो जाता है। छोटे छोटे सामान के लिए कुछ फाइनेंशियल पावर्स हमें भी दिए गए हैं तो उससे हम मंगा लेते हैं और वो बिल हमारा क्लियर हो जाता है। तो इस वजह से हमारे डिपार्टमेंट में या पूरे IGMS में किसी भी डिपार्टमेंट में ये समस्या नहीं रह गई है कि ये सामान नहीं है तो वो सामान नहीं, इस वजह से ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसी समस्या अब करीब करीब नहीं रह गई है। क्या है डॉक्टर साहब कि आमतौर पे जब हॉस्पिटल्स की बात आती है ना, खास करके सरकारी अस्पताल की, तो हम लोग कमी की बात ज़्यादा करते हैं और खूबियों की बात कम करते हैं। देखिए हर इंसान में, हम कहते हैं कि अस्पताल की बात छोड़ दें तो हर इंसान में कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। अब क्या है कि जब खूबियों पे अगर बात की जाए तो हम समझते हैं कि, मेरा मानना है कि जो पेशेंट हैं थोड़ा उन पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उनके अंदर में एक सकारात्मक सोच पैदा होगी, सरकारी अस्पताल में की तरफ वो अपना कदम भी बढ़ाएंगे। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे, काफ़ी काम उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है। और IGIMS में आपके इस पॉडकास्ट से पहले मैंने खुद दौरा भी किया था और वहाँ के हालात का जायज़ा भी लिया। काफ़ी चीज़ें वहाँ बहुत बेहतर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ वहीं बेहतर है, बहुत सारे दूसरे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन ख़ास करके IGIMS में और एक जो आपका विभाग है, हड्डी रोग विभाग जो आपका है, काफ़ी सुधार तो पहले से हुआ है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आजकल 20 से 30 साल के युवाओं में स्लिप डिस्क और साइटिका के केस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं साइटिका को लेकर कि यहाँ कमर के पास से दर्द शुरू होता है और ऐसे करते करते नीचे बिल्कुल पैरों तक चला जाता है वो दर्द। लोग रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन सर्जरी के ऑपरेशन के नाम से भी डरते हैं। एक अजीब तरह का खौफ है लोगों के अंदर में। आप चूँकि स्पाइन की सर्जरी भी करते हैं इसलिए आप बेहतर समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो डरते हैं कि कहीं उनको हमेशा के लिए लकवाग्रस्त या पैरालिसिस ना हो जाए इस सर्जरी के बाद। इस डर के पीछे सच्चाई क्या है और नई टेक्नोलॉजी ने इसको कितना सुरक्षित बना दिया है?
ये आजकल के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है और सभी युवाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जी बिल्कुल। आजकल के जितने भी युवा हैं, नौकरी पाने के लिए, शरीर को सुडौल बनाने के लिए या जल्द से जल्द पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। उनको अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान नहीं रहता है। सोचते हैं कि आज उम्र 20, कल 30, तो 20 के हैं तो आज 1 लाख है, 30 के हैं तो 30 करोड़ होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक है। आजकल की जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा खर्चीली हो गई है कि पैसों के पीछे भागती है। लेकिन पैसों के पीछे आप तभी भाग पाइएगा जब आप स्वस्थ रहिएगा। बिल्कुल सही। स्वस्थ रहने का कई तरीका है, जिसमें कि जिम कतई नहीं है। जिम नहीं करना है। जिम कतई स्वस्थ नहीं रखता है। जिम आपके शरीर को एक शेप देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य का कुछ न कुछ बिगाड़ जरूर करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है योगा, साधारण एक्सरसाइज। और योगा और एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि आप उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं। जहां आप ओवर कीजिएगा, आपका शरीर का कोई न कोई भाग हल्ला करेगा, कहेगा कि ना इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। उसको जहां स्ट्रेस दीजिएगा कोई नुकसान जरूर कर देगा वो। तो स्ट्रेस सबको लेने लायक नहीं है। योगा जिस भी रूप में कीजिए, सुबह 1 घंटे, शाम में 1 घंटे या आधा घंटा ही सही, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सही खाने का आदत। लोग अक्सर अच्छा ये भुजिया खा लेते हैं, अच्छा इसके यहाँ जरा पूड़ी पकौड़ा खा लेते हैं। सबसे खतरनाक है ये। आज पिज़्ज़ा खा लिए, आज केक खा लिए, ये सारी चीज़ें खतरनाक है। मैं आज भी दोपहर के खाने के लिए घर से टिफिन लेके जाता हूँ, भले ही वो ठंडा हो जाए, लेकिन वही ठंडी रोटी और वही ठंडा चावल, वही ठंडा दाल, वही ठंडी सब्जी कहीं अच्छा है बाहर के किसी भी तरह के खाने से। बहुत सही बात। तो इस चीज़ का लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा। अक्सर देखेंगे कि मजदूर, जो यंग मजदूर हैं, जो बोझा ढोते हैं, 40 किलो का बोरा करके 50 किलो का बोरा उस पर लाद दिया जाता है। ये खतरनाक होता है। वो समझते हैं अच्छा 1 नहीं 2 ले जाता हूँ, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये खतरनाक। आप 1 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, चौथी 5वीं बार में कुछ न कुछ नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। पानी कम पीना। आप सुबह निकले, अच्छा ठीक है, पानी पीने की फुर्सत नहीं है क्योंकि बोतल साथ में आप रख नहीं सकते हैं। उसके बाद आप जब भी कुछ मसालेदार खाते हैं तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, या कुछ वैसा दही खा लेना है कि ताकि मसाले को काउंटर एक्ट कर सके। बिल्कुल सही है। इन सब चीज़ों से आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। और जहाँ तक स्लिप डिस्क और ये कमर सुधारने की बात है, तो जितना ज़्यादा आप ऊपर नीचे कीजिएगा, जितना आगे झुकिएगा, जितना पीछे झुकिएगा, कमर रोएगा ही रोएगा। तो उसका बहुत ही साधारण उपाय है, जिसका साधारण एक्सरसाइज से, जो कि सुबह में सिर्फ 10 मिनट कीजिए, ज़्यादा नहीं। अच्छा। कमर का खास एक्सरसाइज होता है जो 10 मिनट करने से, सुबह में शाम में करने से आप कमर को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। अच्छा। सामान उठाने का तरीका है, कोई आगे झुक के उठाता है, कोई बैठ के उठाता है। ये दोनों से बहुत फर्क पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। और कभी मौका मिले तो मेरे पास इसका बहुत बड़ा अच्छा स्लाइड बनाया हुआ है। कभी क्लास लेने का मौका मिले तो इस पर मैं अच्छी क्लास ले सकता हूँ। आइए, मुझे बुलाइए, 50-60 लोग, 100 लोग जहाँ पे एकत्रित हों, तो मैं सबको समझाऊँ हाउ टू सेव योर स्पाइन। गर्दन ही नहीं, कमर ही नहीं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा स्पाइन कैसे बचाएं, कैसे बचा के रखें। इसका बहुत ही सटीक और सुलभ तरीका है, जिसको कि अपनाने से आप पूरी जिंदगी बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं। डॉक्टर आनंद, जिम जाने वाले युवाओं के बारे में अभी आप बात कर रहे थे कि जिम जाने से लोगों को परहेज करना चाहिए, और इससे एक जुड़ा एक सवाल भी मेरे पास है कि जिम जाने वाले जो युवा हैं, इनमें डेडलिफ्ट या भारी वजन उठाने से रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने के मामले बढ़ रहे हैं। अब मैंने बहुत सारे रील्स में वीडियोस वगैरह देखे हैं कि कोई एक जिम जाने वाला जो युवक है, उसने उसको भारी वो वजन जो है उसने उठाया और किसी वजह से वो उसके हाथ से छूट गया और उसको गहरी चोट लगी और वहीं वो अचेत हो गया। तो रीढ़ की हड्डी को फौलाद जैसा मजबूत रखने के लिए रील्स देखने वाले युवाओं को आप क्या चेतावनी और क्या सलाह देना चाहेंगे? ये एक अलग तरह का और अच्छा सवाल है जी। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिम का डिसिप्लिन आपको 100% फॉलो करना पड़ता है। मैं भी गया था जिम कुछ दिनों के लिए। अच्छा अच्छा। तो वहाँ का डिसिप्लिन नहीं फॉलो करने पर, या ओवर एंथुसियास्टिक होने पर, या ये सोच लेना कि नहीं वो सबसे भारी वाला वजन तो मैं आज ही उठा लूंगा, बस यहाँ प्रॉब्लम है।
आपको कभी इस बात में संकोच नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो आधा किलो ही उठा रहा हूँ। ठीक है, आधा किलो से ही शुरू कीजिए आप। मतलब कम से आप ज्यादा धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, तो कभी शायद आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जहां आप ओवर रिएक्ट कीजिएगा, जहां पर आपको लगेगा कि नहीं आज तो मैं 10 किलो उठाऊंगा, कल आधा किलो उठाया तो आज मैं 10 किलो उठाऊंगा, वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो जिम में ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। सडन स्ट्रेस इसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेस झेलने का लिमिट रखता है। सडन ओवर स्ट्रेस पड़ने पर सबसे पहला जो वजन जो झेलता है जी, आपके पेट के अगल बगल की जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको लंबर स्पाइन बोलते हैं, सबसे ज्यादा भार उसी पे पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वहां पर उस हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट के मसल्स हैं। और पेट का जितना तंत्र है सब उसी हड्डी में लटका हुआ है। अच्छा, ये छाती की, हाँ, छाती की हड्डी के पीछे का जो रीढ़ का हड्डी है वहां पर तो छाती की हड्डियां सपोर्ट कर जाती हैं। गर्दन तो खैर काफी ऊपर हो गया, वहां सपोर्ट की जरूरत कम पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल जब आप ऊपर या सर पे कुछ नहीं लोड ले लें तब तक। सही सही। तो ये पेट के पीछे का जो या पीठ का जो सबसे कमर का हिस्सा इसको बोलते हैं दर्द होता है, बेचारा अकेली हड्डी है, वो रोता है। इसीलिए उसको मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए वही जो मैंने बताया कि मेरे पास जितने भी तरीके हैं जिसको कि मैं आपको दिखा के बता सकूं स्लाइड के तरीके से कि इस तरह का एक्सरसाइज कीजिए, ये कीजिए, ये योगा कीजिए, तो आपका जो है वो एरिया, पेट का एरिया के साथ साथ वो रीढ़ का हड्डी का मजबूत रहेगा। अच्छा। जो भी आगे का प्रॉब्लम है, मतलब एज बढ़ने पर या जो भी प्रॉब्लम आता है, वो सारा चीज़ धीरे 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 शॉर्ट आउट होगा। अच्छा। एक दिन में किसी भी दवा से या किसी भी इंजेक्शन से हड्डी की मजबूती वापस नहीं आएगी। तो हड्डी को आपको शुरू से मजबूत रखना पड़ेगा। उसके भी जितने भी तरीके हैं, हेल्दी फूड है, सप्लीमेंट्स है, कई तरह के सप्लीमेंट्स, तो वो लगातार लेना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि 1 महीने का सप्लीमेंट लिया और मेरी हड्डी मजबूत नहीं होगी। अच्छा, उसको लंबे समय तक लगातार लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग विटामिन D3 वगैरह या कैल्शियम की भी सलाह देते हैं। जी, वो भी एक अलग समस्या है। आजकल के लोग का धूप से कोई संगत नहीं रह गया है। नहीं रह गया। एनी टाइम घर से निकले गाड़ी, गाड़ी से निकले ऑफिस, ऑफिस से निकले वापस गाड़ी, गाड़ी से निकले फिर वापस घर। धूप तो कहीं मिला ही नहीं। जितना दूर धूप है उतना दूर आप ऑफिस में है। ऑफिस में चारों तरफ बंद है, AC लगा हुआ है, तो धूप ऐसे भी नहीं मिल रही है, तो विटामिन D ऐसे ही कम है। तो विटामिन D का जो कहते हैं कि सन से विटामिन D मिलता है, एक्चुअली मिलता नहीं है। अच्छा। सन से, सन की किरणों से आपके अंदर का कुछ खास केमिकल विटामिन D में कन्वर्ट होता है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो वो चीज केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब सन रेज मिलेंगे। अच्छा। तो सन रेज मिलने से वो चीज कन्वर्ट होता है आपके स्किन के नीचे, वो चीज एक्टिवेट हो जाता है। जी, तो वो स्किन के नीचे एक्टिवेट होता है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि बीच में लोग सन बाथ लेते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि विटामिन D उनका बनता रहे। ऐसा नहीं है कि लंबा सन बाथ लेने से बहुत ज्यादा विटामिन D बन जाएगा। बिल्कुल, सब चीज का लिमिट फिक्स है पूरे शरीर में, और सब चीज की सुविधा ऊपर वाले ने दे रखी है कि भैया कि इतना करो, तुम्हें इतनी की ही जरूरत है। पर डे आधा घंटा से 1 घंटा काफी है सनरेज, तो उतना ही लेना है। अब दिन भर पड़े रहिएगा बीच पर तो वो भी फायदा नहीं करेगा। तो ये जो डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी आपसे कि आपने बताया कि कुछ समय आप भी जिम जाके गए थे, वहाँ चीज़ों को जाके आपने देखा समझा था। आजकल जितने भी नए जिम आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं जिम के, हम सुनते हैं कि वहाँ कुछ उनका पाउडर वगैरह होता है, कुछ सप्लीमेंट वगैरह जिसको होता है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो कुछ लोग उसको लेते भी हैं, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि ये शरीर के लिए बड़ा नुकसानदायक है। देखिए, इस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि साइंस कहता है कि प्रोटीन लीजिएगा तो प्रोटीन तभी फायदा करेगा जब आप मसल्स को एक्टिवेट कीजिएगा। और मसल्स को एक्टिवेट करने का तरीका है योगा, एक्सरसाइज, जिम। ठीक है। अब वहाँ के पाउडर में क्या सप्लाई किया, नहीं किया, उसमें क्या इंग्रेडिएंट लिखा है, सही में वो इंग्रेडिएंट है या नहीं, ये उसका प्रॉपर तंत्र है, फूड एंड ड्रग है, वो आपको उसकी जो संस्था है वो उस पर चेक करती है बार बार। कोशिश करती है कि गलत चीज़ों का सेवन लोग ना करें। स्टेरॉइड का सेवन नहीं करना चाहिए। 2 बड़े हॉलीवुड स्टार हैं, अभी भी हैं। एक का नाम है जिसको हम लोग रॉकी बाल्बोआ के नाम से काफी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये इनको नाम से जानते हैं, टर्मिनेटर वाले जो मेन जो हीरो थे। तो इन दोनों का जो आप मस्कुलर स्ट्रक्चर देखिएगा सेम है, ऑलमोस्ट सेम, पूरा मस्कुलर बॉडी है, कहीं एक जगह फैट आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इन दोनों में से एक ने स्टेरॉइड ले रखा था। अपने स्टेरॉइड से बनाया था, और एक ने कंटिन्यूअस अपने बॉडी को प्रोटीन और नॉर्मल तरीके से बनाया था। तो जिन्होंने अपने प्रोटीन से बनाया था वो अभी तक
अच्छा। उसी स्थिति में है। जिन्होंने स्टेरॉइड से बनाया था उनकी बॉडी अब गिर चुकी है। तो स्टेरॉइड का नो डाउट इफेक्ट बहुत तेजी से आता है, लेकिन वो उतनी तेजी से ले भी जाता है। इसीलिए जिम का दिया हुआ कोई भी सामान आप खुद से देखिए, समझिए क्या वो सही में आपके शरीर के लिए ज़रूरत है। तेजी से ऊपर जाने की इच्छा आपकी कितनी है, क्योंकि वो घातक हो सकता है। इसलिए जिम को पूर्णतः उसी के नियम से फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। आप इस वक्त सुन रहे हैं बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ और पटना के IGIMS में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शंकर को। अगर आप इस पॉडकास्ट को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फौरन इसे फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर साहब, जब किसी भयानक सड़क हादसे में मरीज के शरीर की दर्जनों हड्डियां टूट जाती हैं, तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के सामने कौन सी चुनौतियां आके खड़ी हो जाती हैं, और आप पहले कौन सी हड्डी जोड़ते हैं जो मरीज की जान बच जाए और उसको चलने में मदद भी मिल जाए? ये आज के दौर में बिहार के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 2005 से पहले, नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार की सड़कों का ये हालत था कि गाड़ियां तो तेज क्या 40-50 से ऊपर ले जाना मुश्किल था। तो इसमें हड्डियां सिंगल एक आध टूटती थी, कभी कभार छोटे मोटे टूटती थी। आजकल की सड़कें इंटरनेशनल तरीके से हैं, बिल्कुल सपाट हैं, बिल्कुल स्पीड 120, 140, कहीं कहीं 200 तक जाती है गाड़ियों की स्पीड। तो ये स्पीड जितना अच्छा है, जितना कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खतरा उतना ही ज़्यादा है। सही है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि कई हड्डियां टूटती हैं इस तरह के, और माथे में चोट लगती है, स्पॉट डेथ तक हो जाता है। लेकिन कुछ लकी लोग जो उस स्पॉट डेथ से बचकर हमारे पास चले आते हैं, जिनकी कई हड्डियां टूटती हैं, उनमें अक्सर देखा गया है कि सिर्फ हड्डियां ही नहीं टूटती हैं। अच्छा। एक हड्डी के डॉक्टर होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूँगा, मेरे लिए सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज़ है हड्डी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हड्डी के अगल बगल का मांस, उसके अगल बगल सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल्स, उस मांस को चलाने वाला नर्वस टिश्यू, और उन सभी को कवर करने वाला स्किन। अगर ये सब नहीं है तो वो हड्डी किसी काम का नहीं है। इसीलिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जब कभी बनता है तो सबसे पहले उसे हड्डी पहुंचने से पहले उसको स्किन पर जाना है। स्किन के बाद उसके अंदर के मसल्स को बचाना है, उसके ब्लड वेसल्स को बचाना है, नर्व्स को बचाना है, तब वो जाकर के हड्डी तक पहुंचता है। अच्छा। अगर किसी की 2 से ज़्यादा हड्डी टूटी है, 4, 5, 6, 12 तो बहुत मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट फिर भी जिसकी ज़्यादा हड्डियाँ टूटी हैं तो उसको डेफिनेटली कई तरह के प्रॉब्लम होंगे। सांस लेने में दिक्कत होगी, अच्छा, उसका किडनी बैठ जाएगा, उसका लीवर फंक्शन, उसका हार्ट का फंक्शन, उसका ब्रेन का फंक्शन सब बैठने लगता, सब प्रभावित बैठने लगता है। अच्छा। तो अगर हम हड्डी के मरीज को सिर्फ ये सोचें कि इसका हड्डी टूटा है, इसका इलाज कर देंगे, ठीक हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसको हम लोग कहते हैं डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स। डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स। अच्छा। 2 तरह का इसमें मानना है, एक होता है डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स, एक होता है अर्ली टोटल केयर। ये क्या होता है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बता। तो डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जिस समय मरीज काफी हड्डी टूट के आता है, पेट में भी चोट है, सर में भी चोट है, और कई जगहों पर चोट है, तो उसको हम लोग हड्डी को सबसे पहले स्टेबलाइज करते हैं, कोई ट्रैक्शन लगा करके या कोई स्प्लिंट लगा करके, किसी भी तरह का स्प्लिंट जो हॉस्पिटल में अवेलेबल, पटापट लगा कर दिया, या फिर बहुत छोटी छोटी सर्जरी करते हैं, 10-10 मिनट की सर्जरी करते हैं, बाहर से कुछ लगा दिया जिससे कि हड्डी स्टेबल हो गई। अच्छा। वंस पेशेंट उसमें स्टेबल हो जाता है, तब हम लोग उसका फाइनल इलाज करते हैं कि हाँ, इसमें रॉड लगना चाहिए, इसमें प्लेट लगना चाहिए, और ये फाइनल फिर होता है। अच्छा। वो फिर एक एक करके करते हैं। हाँ हाँ। अर्ली टोटल केयर में क्या करते हैं कि कुछ इस तरह का हम लोग फिक्सेशन करते हैं कि वही फिक्सेशन परमानेंट रह जाता है। अच्छा। पहली बार जो हमने ऑपरेशन किया वही उसके लाइफ टाइम तक चल जाएगा, उसके बाद उसको दोबारा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर 3-4 हड्डी उस तरह की टूटी है तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, तो उस ऑप्शन के हिसाब से जो पेशेंट के लिए बेस्ट है हम लोग वो तुरंत कर पाते हैं। लेकिन अर्ली टोटल केयर में पेशेंट उतने गंभीर नहीं होते हैं। अच्छा। ज्यादा गंभीर वाले पेशेंट में हमें डैमेज कंट्रोल ही करना है, और कम गंभीर वाले पेशेंट में हम अर्ली टोटल केयर का ऑप्शन ले सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप। हाँ। और ये नई चीज हमने देखी है कि जो भी पेशेंट जिनका की हड्डी का इलाज पहले हो जाता है, जो आईसीयू में भी भर्ती हैं, वेंटिलेटर पर हैं, अगर उनकी 4-5 हड्डियां टूटी हैं,
तो अगर उनका हड्डी का इलाज पहले कर दिया गया तो वेंटिलेटर से जल्दी बाहर आ जाते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, ये जो समझने की बात है हमारे लिए, कि जब हड्डी टूटती है तो सिर्फ हड्डी नहीं टूटती है, उसमें उस हड्डी के अंदर में ब्लड सप्लाई होता है। उसको उसमें कई तरह के छोटे 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 कैनाल्स होते हैं। अच्छा। हड्डी के अंदर। तो वो कैनाल से ब्लड रिसता है, या उस कैनाल में फैट ग्लोब्यूल्स अंदर चले जाते हैं जो कि सांस का प्रॉब्लम देते हैं। एक बार हमने उस हड्डी को जगह पर ला के बैठा दिया तो ये प्रोसेस बंद, फिर नॉर्मल प्रोसेस चालू। नॉर्मल प्रोसेस एक बार चालू हुआ तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप धीरे 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 निकल आती है। तो इस तरह के पेशेंट में जिसमें कि कई हड्डियां टूटी हों, पेशेंट ऐसा लगता है कि सर्वाइव करने का चांस है, तो उसको हड्डी का इलाज पहले करा लेना चाहिए। अमूमन इस तरह के जो केस आते हैं आपके पास, इसमें अमूमन कितना वक्त लगता है आपको सर्जरी में? सब डिपेंड करता है पेशेंट की मनस्थिति पर और पेशेंट के अटेंडेंट कितना समझ पाते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ उनको समझाना हमारे लिए भारी मुश्किल है, क्योंकि ये नई चीज़ है, बहुत कम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। लोग ये कहते हैं भैया पेशेंट बचनी तो तब तो हड्डी देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम उल्टा है। अगर हम हड्डी देख लेते हैं तो प्रॉब्लम अपने आप सबसाइड करने लगता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम अपने आप सबसाइड करने लगता है, और ऐसे कई एग्जाम्पल मैं IGMS में देख चुका हूँ। अच्छा। 3-4 पेशेंट ऐसा आया था मेरे पास जिसकी 3-3, 4-4 हड्डी टूटी थी। अच्छा। उसका सांस का जो ऑक्सीजन का जो लेवल था, यूजुअली 99-100% होना चाहिए, 60-65% था उन 3-4 पेशेंट्स में। अच्छा। तो हमने जैसे जैसे पेशेंट को समझाया, एक एक करके हड्डियों का इलाज करते गए, उसका ऑक्सीजन लेवल सुधरता चला गया। फाइनल हड्डी जब हमने ऑपरेट किया उन चारों पेशेंट्स में, अच्छा, उनका ऑक्सीजन लेवल 99% आ चुका था। अगर हम उन पेशेंट के इंतजार करते, पहले जब यूजुअली ऐसा होता था कि इन पेशेंट्स को इंतजार करते थे कि भैया ऑक्सीजन सुधर जाएगा तब हम करेंगे, तो पेशेंट उस समय लॉस में जाता था। या तो हमेशा के लिए उसका सांस का लेवल बस उसी 60 से 70% पर रह जाता था, या फिर पेशेंट बच ही नहीं पाता था। लेकिन इस 3-4 सक्सेस होने के बाद ये हमने एक नया प्रोटोकॉल बनाया है कि भैया इसका एग्जाम्पल हमने रख रखा है बाकायदा, कि देखो इस पेशेंट में हमने ऐसे ऐसे किया था तो उसका ऐसा ऐसा रिजल्ट मिला। जो पेशेंट के अटेंडेंट रिस्क लेकर के करवाते हैं उनको हमने देखा है कि अच्छा रिजल्ट में। अभी भी एक पेशेंट है रेड जोन हमारे 13 में भर्ती है। कितनी हड्डियां टूटी है नहीं जानता मैं, स्टिल मैं नहीं जानता। छाती की कई हड्डियां टूटी है। दाहिने हाथ का 3-4 जगह से हड्डी टूटा। दाहिने पैर का हड्डी टूटा। रीढ़ की हड्डी 5-6 टूटी हुई है। अच्छा। उसके अलावा भी और कुछ हड्डियां टूटी हैं। मतलब इधर का केस है ये? अभी है, बढ़ती है वो। अच्छा अच्छा। और उसका ऑपरेशन डिले हो रहा था, भाई ये सुधर नहीं रहा सुधरने का। मैंने पेशेंट के मम्मी को काउंसलिंग किया, वो तैयार हुई। एक साथ हमने 4 हड्डी का इलाज किया। पेशेंट में जबरदस्त रिकवरी है। पेशेंट का जो वेंटिलेटर का जो सपोर्ट था आधे से भी कम में आ चुका है। ये 2 दिन की बात है, ऑपरेशन से 2 दिन के अंदर। और अब कितना सुधार जल्दी होगा ये तो ऊपर वाले की मर्जी पर है। और उम्मीद करता हूँ कि 10 से 12 दिन के बाद वो शायद घर पे ही रहेगा। जटिल केसेस को लेकर के आप ज़्यादा आपकी पहचान है। जी। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं आपके हॉस्पिटल में, उसको लेकर आनंद शंकर जी काफ़ी नाम है आपका अपने अस्पताल में। वहाँ पे एक सवाल अभी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि आज की तारीख में कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के इलाज में जो रॉड का इस्तेमाल होता है, प्लेट्स और 3D प्रिंटिंग तकनीक का कितना प्रयोग हो रहा है? क्या कभी ऐसा होता है कि शरीर इन बाहरी चीज़ों यानी इम्प्लांट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं शरीर में, उसको रिजेक्ट भी कर देता है? ऐसी संभावना रहती है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है रिगार्डिंग, ये काफ़ी नई चीज़ है। लेकिन जहाँ तक इम्प्लांट रिजेक्शन का बात है, ये चीज़ हमने देखा है विदेशों में। विदेशों में एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर इम्यूनिटी लेवल उनके शरीर का और हमारे शरीर का बहुत ही अलग है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऑलरेडी साफ सुथरा है। अच्छा। बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है, धूल कद्दड़ नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। क्लाइमेट की बात, क्लाइमेट एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि उनको इतनी इम्यूनिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। टीबी का मरीज उधर देखने को ही नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है, मतलब यहाँ पर अगर हर 95% ऑफ पीपल के शरीर में टीबी का बैसिलाई मिलेगा ही मिलेगा भारत में।
लेकिन वो टीबी बनता नहीं है, क्योंकि उसको काफ़ी समय लगता है। इम्यूनिटी अपनी इतनी स्ट्रांग है कि उसको टीबी की तरफ रूप में बनने नहीं देते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ टीबी का बैसिलाई विदेशों में सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, इतनी साफ सुथरा है, इतना साफ सुथरा जगह वहाँ। अच्छा। तो वहाँ पर ये चीज़ अक्सर देखा गया है कि जो मटेरियल यूज़ होता है इम्प्लांट में, उसका रिएक्शन देखा गया है, लिटरली देखा गया है। हाँ। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि कोई भी सर्जरी करनी हो जिसमें कि हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। अच्छा। सच की मतलब प्लान सर्जरी जिसको बोलते हैं, इसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना डिले कर सकते हैं। हाँ। तो उसमें क्या करता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि सब जितने भी मटेरियल जो अवेलेबल हैं जिसका कि इम्प्लांट बनाया जाता है, उसका एक पूरा कपड़े में चिपका करके बना करके रखा हुआ होता है। अच्छा। उसको पीठ पे चिपका दिया जाता है। हाँ। पीठ पे चिपकाने के बाद उसको 72 घंटे के बाद उसको हटाया जाता है और देखा जाता है कि कौन से मटेरियल का रिएक्शन इनको सबसे कम हुआ या नहीं हुआ। अरे वाह, क्या बात है। तो उसी मटेरियल का फिर इम्प्लांट बनवाया जाता है। हाँ। या अगर अवेलेबल ऑलरेडी है तो फिर उसी का इम्प्लांट का लगाया जाता है। अच्छा। इंडिया में अभी तक ये चीज़ नहीं देखा गया है। हाँ। लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की शुरुआत की जाएगी। जितनी भी चीज़ें हम नहीं लाते हैं, हाँ। सब का लोड फाइनली पेशेंट पर जाता है। तो जब तक हम किसी चीज़ को बृहद रूप से नहीं देख पाते हैं, तब तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना एक पेशेंट के ऊपर बहुत बर्डन है। हाँ, बहुत बड़ा, सही बात है। वहाँ पर कोई भी सर्जरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हम एक जांग की हड्डी में नेल लगाते हैं, तो एक खास खर्चा है, मान लीजिए 5,000 आया या 50, जो भी आया, वहाँ पर कॉस्ट उसका ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है। क्योंकि इतनी प्रक्रिया होती है कि जिसका सारा खर्चा पेशेंट को लोड करना है। अच्छा। या इंश्योरेंस कंपनी को लोड करना है। तो वो चीज़ अभी फिलहाल व्यवहारिक रूप में इंडिया में बहुत कम ही पॉसिबल है। अच्छा। और उतना ज़्यादा भी इस चीज़ को लेकर समस्या है नहीं। जो समस्याएं हैं उस पर ऑलरेडी सरकार जूझ रही है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित अभी नहीं है। और भारत के जितने भी लोग हैं उनका इम्यूनिटी लेवल ऐसा ज़बरदस्त है कि रिजेक्शन तो बहुत कम देखा गया है। अच्छा। रिजेक्शन अभी तक शायद ही मैंने किसी का सुना है। और जहाँ तक रॉड या प्लेट लगाने की बात है, हम लोग कोशिश करते हैं स्पेशली IGMS में कि अच्छी ही कंपनी का लगाया जाए, अच्छे तरीके से लगाया जाए, स्टरलाइजेशन अच्छे तरीके से हो, और जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन या जिस कंपनी का जो मटेरियल है वो एक ऑथेंटिक जगह से आता हो। तो सबका पेपर अवेलेबल होता है, सब अपने कागज़ पर रहते हैं, दिखाते हैं। मैं कई कंपनियों के फैक्ट्री में घूम चुका हूँ, देखा हूँ कहाँ का क्या होता है, कैसा बनता है, किसकी क्वालिटी कैसी है, किसकी फाइननेस कैसी है, किसका परफेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो जिसका जितना ज़्यादा परफेक्शन उसका कॉस्ट उतना ज़्यादा, और जिसका परफेक्शन कम उसका कॉस्ट कम। स्टील सबसे सस्ता होता है, स्टील में भी खास ग्रेड का स्टील यूज़ किया जाता है। उसको उस ग्रेड का नाम है 316F। अच्छा। अब वो स्टील का सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कहना सबके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उसे स्टील का सप्लाई होता है। टाइटेनियम भी कई ग्रेड के आते हैं, 1 to 5। तो मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम जो होता है यूजुअली ग्रेड 5 बोला जाता है, या अलग से ही एक नया मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम बनाया जाता है। अच्छा। वो बहुत कम सप्लाई होता है, वो काफ़ी महंगा होता है। अच्छा। और एक नया स्टील आया है जिसको हम लोग बोलते हैं LVM। हाँ। इसका फुल फॉर्म क्या है? लो वैक्यूम मेल्ट है। स्टील ही, अच्छा, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। अच्छा। मतलब जो स्टील जो हेवी होता है वो टाइटेनियम से भी हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, और वो टाइटेनियम से भी महंगा है, और टाइटेनियम से बेहतर है। टाइटेनियम स्टील प्लेट को जब हम निकालने जाते हैं तो हमारा बुखार छूट जाता है। अच्छा। क्योंकि अक्सर उसमें कुछ ऐसा गलत तरीके से लगा या कुछ भी टेढ़ा लग गया तो वो निकलने में बुखार छुड़ा देता है। लेकिन अगर किसी स्टील या एल्वियम का वो जाके क्या होता है, वो जम जाता है, कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं उसको। अच्छा। तो अगर स्क्रू और प्लेट कोल्ड वेल्ड हो गया टाइटेनियम का, तब तो उसका काट भारी मुश्किल है। मतलब फिर उसमें वक्त लगेगा काफी। हाँ, मतलब उसको निकालने में अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हड्डी टूट जाती है, तो छोड़ भी देना पड़ता है। स्टील में ये बात नहीं है। जो LVM है वो भी स्टील ही है, तो उसका कटर आता है बड़ा अच्छा, जो उसको मोम की तरह गला देता है और निकाल देता है। अच्छा। तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो धीरे धीरे सीधे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं LVM पर। तो अब उसकी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ेगा, समय लगेगा, 10 साल 15 साल लगेगा, क्योंकि अभी जो भी पेशेंट आता है सबके दिमाग में बड़ा टाइटेनियम का ही लगवाएंगे। तो ये चीज़ हमारे साथ है। तो आप कोई भी सामान लगवाइए, आप ये देख लीजिए कि उसका कंपनी कौन सा है, उस कंपनी का वेबसाइट है,
और उस वेबसाइट पे उसका सारा कागज अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिक कंपनी है नहीं है, उसका क्या कौन से ग्रेड का टाइटेनियम यूज़ कर रहा है, कितना फाइन है नहीं है, ये कोई भी इंटरनेट पर देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आनंद शंकर आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें और डॉक्टर आनंद शंकर की बात को ध्यान से सुने, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अक्सर पेशेंट आते हैं हमारे एजेंस में, वो कहता है कि सर हमको उधार लेके आने दीजिए तब हम इलाज करा पाएंगे। तो हम उन लोगों को कोशिश करते हैं कि भैया जो भी हम सामान लगाएं, इवन कि इम्प्लांट वाले को हम बोले तो भैया इसका थोड़ा कम कर दो, सही, ये इस तरह से आया है तो इसको थोड़ा सा आराम हो जाए, राहत मिलनी चाहिए, राहत मिल जाएगा। जो आयुष्मान में आते हैं उनको आयुष्मान के तहत बिल्कुल कर देते हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है वो बन जाता है, अच्छा, और फिर हो जाता है, उनका इलाज भी हो जाता है। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं। तो मरीजों को या मरीजों के परिजनों को मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने गंतव्य को या आपको जहाँ जाना है, जिस डॉक्टर से आपने पहले इलाज करा रखा है, उसका, उनके क्लिनिक का नंबर, उनके हॉस्पिटल का नंबर अक्सर उस पर लिखा होता है। आप उसको देखिए, वहाँ कॉल कीजिए और पूछिए, क्योंकि दलाल आपको ऐसे बरगलाएंगे, अरे वो डॉक्टर तो कब के मर गए, वो डॉक्टर तो है नहीं, अमेरिका चले गए। तो पेशेंट मान लेते हैं कि हाँ ये तो सही बोल रहा होगा, ये तो गलत थोड़ी बोलेगा। ऐसा नहीं है। तो आप खुद ही समझ लिए, उनको संभलना पड़ेगा खुद, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रशासन इन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता। बिल्कुल। और इनकी गलती का क्या है, इनकी गलती को किस कानून के अंदर डालेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने और समझ, हर दिन दलाल नए तरीके अपनाते हैं, नए तरीकों से लोगों को फंसाते हैं। दलाल छोड़िए, आज तो लोग साइबर क्राइम में फंसे हुए हैं, तो दलाल तो खैर बहुत छोटी चीज़ है, लोग कहीं भी फंस जाते हैं। लेकिन देखिए जान से खिलवाड़ हो जाता है ना इन चक्करों। ये दलाल नहीं सोचते हैं। हाँ, वो ये नहीं सोचते हैं, चूंकि उनका मुनाफा है उसमें ना, उनको तो फायदा है, पैसा कमाना, उनको भी पैसा चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो जो मरीज सुदूरवर्ती इलाके से आया है इलाज कराने के लिए, उसकी तो जान पे बनाती है। एग्जैक्टली। तो ये कोई नहीं समझता है। तो ये पेशेंट को या पेशेंट के परिजनों को खुद समझना होगा कि भैया हम यहाँ दिखलाए हैं या यहाँ किसी ने भेजा है, तो वहाँ हम कॉल कर लें, पूछ लें कि भाई डॉक्टर साहब सही में हैं कि नहीं है, किस समय बैठेंगे और मुझे उनसे दिखाना है। तो आपको खुद अपना बचाव खुद करना होगा। अपने साथ ये भावनाओं में न बह जाइए कि अच्छा वहाँ तो तुरंत कर देगा, कह रहा है बेचारा ठीक ही बोल रहा होगा तो चले जाते हैं, फंसना नहीं है। आप अपना इलाज का जिम्मेदारी खुद लीजिए। 2 लोग ऐसे साथ में जरूर रखिए जो इनसे सावधान कर सकें और सावधान रह सकें। और हमेशा अपने डॉक्टर से या डॉक्टर्स के स्टाफ का नंबर या डॉक्टर्स के क्लिनिक का नंबर या हॉस्पिटल का नंबर पे जरूर कॉल कर ले, आने से पहले और आने के बाद। वो आपको सही दिशा दिखलाएंगे, सही राह पे ले जाएंगे और कम से कम खर्च में आपका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। सही। एक आखिरी सवाल डॉक्टर आनंद शंकर से कि 30 की उम्र के बाद जो हड्डियां हैं ऑस्टियोपोरोसिस के कारण अब कमज़ोर होने लगती हैं। बड़ा ये शिकायत बड़ा आम है। जितने भी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं बिहार में या पूरे देश में, जितने भी पेशेंट बाहर होते हैं ना, उनमें से अधिकांश जो पेशेंट हैं, ज़्यादातर पेशेंट इस बात की शिकायत लेकर के आजकल आते हैं। तो लोग केवल कैल्शियम की गोलियां ही खाते रहते हैं। ऐसे केसेस में हड्डियों को 80 साल की उम्र तक लोहे जैसा मजबूत रखने का वो कौन सा सीक्रेट है जो कोई डॉक्टर आसानी से नहीं बताता? तो क्या डॉक्टर आनंद शंकर ये बताएंगे आज हमारे इस पॉडकास्ट में? बड़ा अच्छा सवाल है जी। और ये बढ़ता हुआ बहुत ही नया प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, जो यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है। हाँ, नेचर का बड़ा अच्छा नियम है, जो जब तक बढ़ रहा है उसको पूरा देता है, जब बढ़ना बंद हो जाता है तो उसकी कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि नेचर उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। नेचर कहने का मतलब आप जो भी खाते हैं, जब आप बढ़ रहे होते हैं तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो पेट से, आंतों से बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। अच्छा। लेकिन जब आपका बढ़ना बंद हो जाता है तो शरीर का एक रिएक्शन होता है, नॉन नेचुरल रिएक्शन होता है कि भैया मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, बढ़ना नहीं है, मुझे अब स्थिर रहना है। तो जिसकी 10 ज़रूरत थी, अब मुझे 5 ही ज़रूरत है, मुझे 5 ही दो। और जब आप धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि नहीं अब तो शरीर का डिटोरिएशन होना है, तो उसमें वो 5 से भी 0 पे चला आता है। तो भैया तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैं जाना है तो क्या करूँगा लेकर के। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, आपको अपनी ज़रूरत खुद बढ़ानी होगी।
जो मैंने पहले भी कहा, बार बार कहूँगा, योगा, एक्सरसाइज, सही खाना और सही टाइम पे खाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सही खाना सही टाइम पे खाना खा लेते हैं, योगा एक्सरसाइज कंटिन्यूअस करते हैं, तो 90 साल तक क्या 100 साल तक आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। मेरी नानी 103 या 105 साल की उम्र में गई हैं। अच्छा। लेकिन उनकी हड्डी करीब 102 या 103 साल के आसपास उनकी हड्डियाँ टूटी थी। उससे पहले तक वो 5-5, 6-6 किलोमीटर ऐसे ही चली जाती थी। अच्छा। पैदल चल के एकदम 100 साल की उम्र में भी। अच्छा। तो ये राज है, क्योंकि वो हमेशा पैदल चली हैं। कभी इधर उधर का खाना नहीं खाए, कभी बाहर का खाना नहीं खाए, हमेशा घर का ही खाना खाए, समय पर खाना खाए, और कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे कि हड्डियों पर कोई नुकसान हो। तो ये एक मेरी नानी का एग्जाम्पल है। ऐसे कई लोग हैं जिनका एग्जाम्पल अभी भी मौजूद है, जो 100 साल के हैं और चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय से खाया, सही खाना खाया, और कभी बाहर के तेल मसाले और पकौड़े के चक्कर में नहीं पड़े। अच्छा। आज की भागदौड़ की दुनिया में भी वो अपना मेंटेन कर पाते हैं। तो ये चीज़ बाकी लोगों को समझना होगा, स्पेशली यंग वर्किंग लोगों को समझना होगा कि ऑफिस पार्टी, पिज्ज़ा और ये सबसे जितना दूर रहें उतना अच्छा। आप सुन रहे हैं बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद शंकर को, जो पटना के IGIMS में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।